मुझे जो वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि फिलहाल कौन सा सेक्टर आपके टारगेट पर है, कौन से स्टॉक्स है जो आपके रडार पर है, चेकलिस्ट में है, और फिलहाल कौन कौन से स्टॉक्स को आप किस तरह से सिलेक्ट कर रहे हो। और आज यही कुछ जर्नी जो भी कुछ पिछले 1-1.5 महीने से मैं रिसर्च कर रहा हूँ उससे शॉर्टलिस्ट होकर जो भी चेकलिस्ट बनकर आई है वो मैं आप सभी से शेयर करूँगा। हालांकि इन चीज़ों की मैं जनरली ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन सोचा कि कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिली है जो आपको सुनना ज़रूरी है। तो चलिए उसी तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए, अगर आप इन डेप्थ रिसर्च में और पर्टिकुलरली स्टॉक रिलेटेड रिसर्च रिपोर्ट और स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिनोशंस ने लॉन्च की है मेंबर्स ओनली कम्युनिटी, जहां पर 3 लेवल्स हैं जिन्हें आप यहाँ ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर एंजॉइंग इट एंड गिविंग गुड फीडबैक। डू चेक इट आउट। तो सीधा नाम से शुरुआत करता हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि बहुत सारे लोग आते हैं कि यहाँ से नाम लेके कमेंट्स में डाल देते हैं, फिर बाकी लोग उन्हें ही थम्स अप करके वीडियो बिना देखे चले जाते हैं। तो हर एक चीज़ का लॉजिक, वो कंपनी क्या कर रही है, क्यों मेरी चेकलिस्ट में है, ये सारी चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए फिर थोड़ा सोच समझकर सारी चीज़ें ज़रूर सुनिए, उनके पीछे का लॉजिक देखिए। शायद हमने किया हुआ जो रिसर्च है आपके भी कुछ काम में आए, और इसी तरह का रिसर्च आप बाकी कंपनीज, रिलेटेड कंपनीज में करके अपने लिए कुछ ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहली कंपनी जो है इस लिस्ट में, मेरी चेकलिस्ट में फिलहाल, दैट इज SBFC फाइनेंस। अब ये जो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो MSME को लोन देती है। मतलब देखिए, NBFCs में अलग अलग टाइप्स आते हैं। कुछ हाउसिंग फाइनेंस पर फोकस्ड होते हैं, कुछ जो रूरल एरियाज में लोग हैं उन पर फोकस्ड होते हैं, और कुछ NBFCs, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा NBFCs जो है वो पर्सनल फाइनेंस पर फोकस करती है। जैसे कि आपको कॉल वगैरह आते हैं बजाज फाइनेंस एंड बाकी से कि लोन चाहिए क्या तो ले लो। तो इसकी अगर बात करें तो ये MSMEs जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल्ड कंपनीज हैं उनको लोन ऑफर करती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्पेस है। मार्केट कैप की बात करें तो फिलहाल इनका 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी है। स्टार्ट हुई थी 2008 में, इनका IPO आया था अभी अगस्त 2023 में, यानी कि करीब 2 साल पहले। मेन सवाल आता है कि SBFC फाइनेंस पैसा कैसे कमाता है। तो मैं यहाँ पर नाम नहीं बताने रहा, आपको सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखिए, ये कोई बैंक, इनके पास कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, एक NBFC है, तो आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट इनके पास आप खोल नहीं सकते। तो पैसा आएगा कहाँ पर, क्योंकि लोन देने के लिए तो पैसा चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उनसे 9 to 10% के इंटरेस्ट पर लोन लेते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, उन पैसों को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन पर देते हैं। जैसे कि MSMEs को ये 17 to 18% का लोन चार्ज करते हैं। तो बीच का इनका जो है वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। इनके प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो इनका 83% ऑफ द बिजनेस MSME लोन से आता है, जो कि सिक्योर्ड है, और यानी कि किसी ना किसी प्रॉपर्टी या एसेट्स के अगेंस्ट में ये लोन देते हैं। तो 83% लोग सिर्फ MSMEs यानी स्मॉल मीडियम स्केल कंपनीज को जा रहा है। बचा हुआ 17% जो है वो गोल्ड लोन के तौर पर ये देते हैं। तो ये हो गया इनका 100% बिजनेस। कहाँ से पैसा आ रहा है आपको क्लियर हो गया। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो सेल्स इनका देखें, रेवेन्यू तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिगर्स आप देख सकते हो, पिछले 5 साल में कंपाउंडेड सालाना 24% की रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है। और वही प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 5 सालों में 58% CAGR की ग्रोथ यहाँ पर देखी गई है। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो फाइनेंशियल ग्रोथ इज आउटस्टैंडिंग, बट व्हेन इट कम्स टू ROC, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है। 11.6% का ROC है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। अब इनकी एक और खास बात यह है कि इनका जो पूरा ऑपरेशन है, ऑपरेशन में इनके 3 पार्ट आते हैं। सोर्सिंग यानी कि लीड कहाँ से आई, अंडर राइटिंग यानी लोन अप्रूवल प्रोसेस, और कलेक्शन यानी कि जो पैसा दिया है वो वापस भी तो लाना है। ये सारी चीज़ें, तीनों की तीनों चीज़ें ये इन हाउस करते हैं, किसी थर्ड पार्टी को उन्होंने काम नहीं दिया। अब इन हाउस होने का फायदा ये है कि पूरी प्रोसेसेस पर आपका कंट्रोल है, लेकिन इसके डाउन साइड ये है कि कई बार ऑपरेशन एक्सपांड करने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी जाती है। तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो इनकी जो स्पीड है एक्सपांशन की उसको बनाए रखते हुए ये इन हाउस प्रोसेस मैनेज करते हैं। इट्स अ चैलेंज, बट कैसे ये करते हैं देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसी के अलावा 16 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में ये काम करते हैं। इनकी 205 ब्रांचेस है, बट मोस्टली Tier 2, Tier 3 सिटीज पर ये फोकस करते हैं। एज ऑफ 2025 इनके पास 60,000 कस्टमर्स है, तो एक अच्छा खासा कस्टमर बेस भी इनके पास है। मैनेजमेंट की बात करते हैं, बिकॉज इंडिया में मैनेजमेंट की बात करना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज ये अगर कुछ झोल करके भाग गए तो पैसा डूब ही जाता है। तो दैट इज़ वाई ऑलवेज ऑन माई प्रायोरिटी। मैनेजमेंट की बात करें तो असीम ध्रुव इस कंपनी के फाउंडर हैं। 1997 से HDFC में काम कर रहे थे। जब HDFC एक छोटी सी बैंक थी तब से लेकर वो HDFC बैंक के साथ थे। फिर HDFC छोड़ के उन्होंने SBFC फाइनेंस की शुरुआत की। इसके अलावा कंपनी का जो बाकी मैनेजमेंट उनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो। कंपनी के फाउंडर जो है LinkedIn पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ पर भी उनसे आप डायरेक्टली उनकी थॉट प्रोसेस क्या है अगर आपको डिटेल में समझना है तो यू कैन रीड सम ऑफ द पोस्ट, और उनके कुछ इंटरव्यू पॉडकास्ट भी आप देख सकते हो टू अंडरस्टैंड हिज थिंकिंग एंड फिलोसॉफी। फिर हम क्या करते कि कोई भी कंपनी आई तो उन्होंने कुछ झोल झपेटा किया है क्या, वो भी पता करने की कोशिश करते। तो ना ही कोई सेबी का एक्शन या फिर कोई झोल वोल में कहीं पर भी कंपनी का नामो निशान नहीं दिखा, एंड एक क्लीन इमेज कंपनी की है, जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है बिफोर शॉर्ट लिस्टिंग एनी कंपनी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो कि फिनोवेशंस
सबसे मोस्ट अवेटेड चीज लॉन्च करने जा रहा है। देखिए, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो मिलीनियर हो या फिर बिलियनियर हो, टॉप के इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं तो उनमें एक चीज कॉमन है और वो है उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल, जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब मिस्टर वॉरेन बफेट ने उसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सीखा, डायरेक्टली फ्रॉम मिस्टर बेंजामिन ग्राहम एंड डेविड डॉड। बाद में मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट आए, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है 38% CAGR रिटर्न्स का फॉर 30-40 ईयर्स। उन्होंने भी वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर कहीं से सीखी थी तो वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सीखी थी। बाद में आज के डेट के कई सारे जो बड़े बड़े वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने प्रोफेसर ब्रूस ग्रीनवॉल्ड से वैल्यू इन्वेस्टिंग की टेक्निक सीखी है। तो अमेरिका में बहुत सारे अवेन्यूज रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखने के, लेकिन इंडिया में अगर बात की जाए तो कोई अवेन्यू नहीं। और इसी चीज के चलते 6-8 महीने की रिसर्च के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहोर्ट, जहां पर वैल्यू इन्वेस्टिंग की सारी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और उनके डिफरेंट ब्रांचेस, यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग लगभग हर 7-8 साल में इवॉल्व होते जा रहा है, तो उसकी जो इवोल्यूशन टेक्निक्स है उसके बारे में भी यहाँ पर सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हमने सिखाई है, विच इज़ 100% प्रैक्टिकल प्रोग्राम। तो अगर आप भी अपने आप को एज एन वैल्यू इन्वेस्टर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया फॉर्म फिल करना है, जिसके बाद हमारा 40 मिनट का सेशन आपको देखना है, जहां पर हमने इस कोहोर्ट के बारे में डिटेल में सारी चीजें आपको बताई है। ये जो हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहोर्ट है, ये वीकेंड प्रोग्राम है 3 मंथ्स का लाइव। सो सी यू देयर। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब ओवरऑल देखते हैं कि कंपनी ये पूरा जो सेक्टर एनबीएफसी का ये किस स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो पिछले साल ये पूरा सेक्टर 17% से बढ़ा है, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है। अगर आपसे कोई बहुत ही रेयर आपको ऐसे सेक्टर मिलेंगे जो 10-15% से ज़्यादा की स्पीड से इंडिया में ग्रो कर रहे हैं। और एनबीएफसी सेक्टर के अगर फ्यूचर को देखा जाए तो यहाँ पर डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, तो लगता है कि आने वाले कुछ सालों तक ये जो ग्रोथ है ये मोमेंटम बनाए रखेगी। अब बात करते हैं कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन। वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो कंपनी का जो पी रेशो है करंटली 35 का है। इसे हम कंपनी के बाकी कंपटीटर से देखें तो ये थोड़ा ज़्यादा है। तो एक तो ये चीज़ है कि कंपनी की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे भी थोड़ा बहुत वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रही है। लेकिन वन रीज़न व्हाई इट इज़ इन माई चेकलिस्ट और नॉट इन पोर्टफोलियो इज़ बिकॉज द वैल्यूएशन कंसर्न्स अराउंड द कंपनी। ऑफकोर्स कंपनी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कंपनी शॉर्ट टर्म में या 3-4 साल 5 साल के पीरियड में कितने भी फास्ट, क्योंकि अभी एक गोल्डन पीरियड चल रहा है एनबीएफसी के लिए, कितना ही फास्ट कंपनी क्यों ना बढ़े, बट लेटर ऑन इट सेटल्स डाउन टू 20-25% की ग्रोथ रेट। और जनरली यही केस मेजॉरिटी कंपनीज के लिए अप्लाई होती है कि जो जैसे ट्रेंड है तो ये 100% की ग्रोथ से बढ़ रहे थे, लोगों ने इन्वेस्ट किया, बट अगेन जो वैल्यूएशन अभी सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो जो स्टॉक ट्रेंड का 7,800 पर चल रहा था वो अभी 61-6200 के आसपास चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशो 200 के करीब चला गया था। अगेन अनसस्टेनेबल थिंग्स। तो मेरा ये कहना है कि जो भी अगर कोई कंपनी एक्सेप्शनल ग्रोथ कर भी रही है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसे एक्सेप्शनल वैल्यूएशन पर खरीद लो। आप हमेशा वहाँ पर भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देखो जहाँ पर आपको थोड़ा चीप वैल्यूएशन में वो मिले, क्योंकि कभी ना कभी तो ग्रोथ स्लो डाउन होगी तो वैल्यूएशन पर उसका तुरंत इंपैक्ट आता है। तो इसलिए मेरी सेफ साइड ये रहती है कि मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलना ही चलना है, ज़्यादा रिस्की बेट्स में लेता नहीं हूँ। और वहाँ पर कंपनी अगर बहुत स्ट्रांग भी है तो वैल्यूएशन बराबर देखे बिना आई नेवर एंटर इनटू एनी कंपनी। तो यहाँ पर फिलहाल वैल्यूएशन इज़ वन ऑफ द कंसर्न्स जो मेरे लिए है, एंड आई चेक इट ओवर एंड ओवर अगेन। तो अगर ये मुझे बेटर वैल्यूएशन पर मिलते आने वाले टाइम में तो मे बी आई कैन कंसिडर दिस, बट राइट नाउ इट इज़ इन माई चेकलिस्ट, इट इज़ ऑन माई रडार। तो मेरा काम बस यही है कि एक्शन ना लेना और कंपनी का वैल्यूएशन चेक करना और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना और कंपनी के कॉन कॉल सुनना। तो वॉच लिस्ट पे है, वैल्यूएशन बेटर आएगा तो आई कैन कंसिडर। प्रोमोटर्स की बात करें तो मेजॉरिटी स्टेक जो है वो एसबीएफसी होल्डिंग पीटी लिमिटेड के पास है, विच इज़ अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी। रिसेंट टाइम में ज़रूर इन्होंने अपना स्टेक थोड़ा कम किया है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर स्टेक अपना बढ़ाया है, पर्टिकुलरली एसबीआई स्मॉल कैप और आदित्य बिरला सन लाइफ ने यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ाया है। प्लेजिंग की बात करें तो कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं किए हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च। एफआईएस के नंबर्स कंपनी में बढ़ रहे हैं। कुछ टाइम पहले 71 एफआईएस ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, अभी 88 उनका नंबर हो गया है। रिटेल पार्टिसिपेशन इन द कंपनी इज क्लोज टू 22% नाउ। एनपीए की बात करें तो एनपीए इनका कंट्रोल में है, ग्रॉस एनपीए 2.74% का है और नेट एनपीए क्लोज टू 1.51% का। और ओवरऑल इनकी इंडस्ट्री का ग्रॉस एनपीए देखा जाए तो इट इज़ होवरिंग अराउंड 4%। तो अगर परफॉर्मेंस देखा जाए डिफॉल्ट रेट में तो एवरेज से वो कम है। तो ये था पहला स्टॉक विच इज़ ऑन माई रडार एंड विच इज़ इन माई चेकलिस्ट। नेक्स्ट वन कौन सा है? जो अगला स्टॉक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर्स है, मतलब बहुत ज़्यादा, एंड इस कंपनी का नाम है E2E नेटवर्क्स। और ये जिस सेक्टर में काम कर रहा है इसका हर जगह ट्रेंड चल रहा है और जिस ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब शॉर्ट में बात करूँ तो कंपनी पावरफुल कंप्यूटर सर्वर्स और स्टोरेज स्पेस को रेंट पर देती है ताकि कंपनीज को खुद का इन हाउस GPUs और क्लाउड स्टोरेज खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। रेवेन्यू इनका कहाँ से आ रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनका आ रहा है, देन होस्टिंग सर्विसेज से 27.4% और बाकी IT इंफ्रा सोल्यूशन से इनका बाकी बिजनेस आ रहा है। तो पहला जो पार्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, जो AI, ML और बाकी जो चीज़ें हैं वो उसी में आती है। तो दैट पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल नंबर्स देखा जाए तो 5 साल की 10 साल की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, नो डाउट।
तो प्रोडक्ट वाइज देखा जाए तो E2E नेटवर्क्स इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसके पास NVIDIA H200 टेंसर कोर GPUs है। ये बहुत ही एडवांस और लेटेस्ट NVIDIA का GPU है जिसका यूज LLMs यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा होता है। रिसेंटली उन्होंने 420 करोड़ खर्च किए हैं इस तरह के 256 GPUs खरीदने के लिए। सारे ओवरऑल मिला के अगर GPUs देखें तो फिलहाल इस कंपनी के पास 3700 GPUs है। फाउंडर अगर देखें तो तरुण दुआ इस कंपनी के फाउंडर हैं जो कि NIT कुरुक्षेत्र से पास आउट हैं। 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास IT का। इन्होंने याहू और अदर कंपनीज में भी काम किया है और 2009 में इन्होंने E2E की शुरुआत की है। फिर हमने देखा कि कुछ गोलमाल या फिर लीगल इश्यूज़ में ये है तो, लेकिन वैसा अगेन इस कंपनी के बारे में भी हमें कुछ नहीं मिला। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कंपनी के एसेट्स बहुत तेज़ी से बढ़े हैं बिकॉज कंपनी ने बहुत सारे GPUs खरीदे हैं और कंटिन्यूसली कंपनी GPUs खरीद रही है। इसी के साथ साथ कंपनी के एसेट्स बढ़े हैं तो लाइबिलिटीज़ भी बढ़ी है क्योंकि ये जो पैसा है काफ़ी सारा पैसा इन्होंने लोन वोन लेके भी उठाया है टू बाय दिस GPUs, कुछ प्रॉफिट से यूटिलाइज किया है। तो ये भी एक कंसर्न है कंपनी का कि कंपनी लगातार अपनी जो लाइबिलिटीज़ है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ दोनों भी यहाँ पर बढ़ रही है। दैट इज़ क्वाइट अ बिग कंसर्न। लेकिन अभी कंपनी शायद उस मोड में है कि कंपटीशन आने से पहले जितना ज़्यादा ग्रो किया जा सके करते हैं, फिर लोन जो आ रहा है उसको बाद में देखेंगे, इस तरह की थिंकिंग फिलहाल देख रही है। मामला थोड़ा बहुत रिस्की तो है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है रिसेंट टाइम में, प्लस 56% जो कंपनी के शेयर है वो प्लेज है। तो कंपनी को अगेन लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है ओवरऑल बिजनेस में। रिटेलर का स्टेक कंपनी में काफ़ी बड़ा है 2022 में, जहाँ पर 23% रिटेलर्स इस कंपनी में इन्वेस्टेड थे, उनका नंबर अभी 48% पर चला गया है, विच इज़ अभी हाफ ऑफ कंपनी जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स ओन कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें वैल्यूएशन की तो P रेशो 111 का है और ये P रेशो नवंबर 2024 में 250 के करीब चला गया था। ठीक है, सो नाउ इट हैज़ फॉलन बिकॉज कंपनीज आल्सो हैव परफॉर्म्ड वेल और शेयर प्राइस भी थोड़ी बहुत नीचे ही रही है रिसेंट टाइम में। तो अगेन ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में इसलिए भी है क्योंकि ये अभी फिलहाल ओवर वैल्यूड है। सल चेक कि कब ये मुझे फेयरली वैल्यूड लगता है या फिर अंडर वैल्यूड लगता है, क्योंकि ग्रोथ अभी फिलहाल बहुत अच्छी है और आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है ग्रोथ अच्छी रहेगी। बट द पॉइंट इज़ लाइक द वैल्यूएशन इज़ ऑलरेडी क्रेजीली हाई। तो ये एक अगेन वैल्यूएशन वाले पॉइंट पे ये दूसरी गाड़ी मेरी रुकी पड़ी, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो पहली वाली कंपनी में थोड़ा रिस्क कम था, इसमें ज़्यादा, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा लेके रखा है, GPUs बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस प्रेशर भी ज़रूर इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। देखिए E2E एक अकेली ऐसी कंपनी नहीं है। अगर आप NVIDIA देखेंगे या फिर AI मशीन लर्निंग इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी देखेंगे तो ये हाई रिस्क वाली कंपनीज हैं बिकॉज दे नीड लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे, धड़ाधड़ कर्जा उठा रहे। तो ऑल इन रिसेंटली आई वाज रीडिंग दिस बुक गिरीश माथुर का ऑल इन। तो उसी तरह की सिचुएशन है कि पूरा रिस्क लेके उतरे हैं। हाउ इट विल वर्क आउट तो वो अगेन है, बट अगेन वैल्यूएशन आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है जो यहाँ पर फिलहाल नहीं मिल रही मुझे। सो दैट इज़ वाई इट्स इन माई चेकलिस्ट राइट नाउ। और कंपनी का अगर मार्केट कैप वाइज देखा जाए तो 5300 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल इस कंपनी का है। और कंपनी AI बूम के बाद काफ़ी अचानक पिक्चर में आई है। अगर आप इस कंपनी को देखते कुछ साल पहले तो 2022 से कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट कुछ भी खास नहीं थे, लेकिन अभी रिसेंटली अचानक कंपनी पिक्चर में आ गई है। कंपनी का जो CFO है, कैश फ्लो वो भी काफ़ी पॉजिटिव ही है, तो कैश फ्लो साइड से भी कंपनी अच्छी है। बट यही है कि AI बूम आने की वजह से कंपनी को अचानक से एक ट्रैक्शन मिला है जो फिलहाल उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगली जो कंपनी मेरे रडार पर है वो एक ऐसे सेक्टर से आती है जिसको मैं जल्दी छूना पसंद नहीं करता और वो है सरकारी कंपनीज, PSU। ये एक PSB है यानी पब्लिक सेक्टर बैंक है और एक ऐसी बैंक है जो 2017-18 के करीब तो ऐसे मोड पर थी कि जैसे ख़त्म हो जाए। इसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। कंपनी के जो प्रमोटर है, कंपनी के तब के CEO मिस्टर मराठे, उन पर भी एक्शन ली गई थी और बहुत कुछ गोलमाल इस कंपनी में पाया गया, जिसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट बदल दिया गया। मिस्टर AS राजू आ गए कंपनी के CEO पद पर और उन्होंने कंपनी को पूरी तरह से चेंज कर दिया। एक टर्न अराउंड स्टोरी आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कह सकते हो, जिसकी अभी मैं बात करूंगा। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 4-5 साल के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल्स हैं। जब मैं कॉलेज में था तो मेरा भी इस कंपनी में बैंक अकाउंट था, लेकिन इतनी घटिया सर्विस थी तो मैंने अपना बैंक अकाउंट उस बैंक में क्लोज कर दिया था। लेकिन क्लोज करने के लिए भी काफ़ी दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ रहा था। ऐसी ये बैंक थी और जब से मिस्टर AS राजू आए थे तब से कंपनी को आप 2020 से देखोगे, जो कंपनी लॉस में चल रही थी वो सीधा फिर धीरे धीरे 400 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ इस तरह के प्रॉफिट में चली गई। रेवेन्यू इनका बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया। पिछले 5 साल में 17% CAGR की रेवेन्यू ग्रोथ और 70% CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ इस बैंक ने दिखाई है। अब यहाँ से आगे कंपनी के जो मैनेजमेंट है, उनकी जो रिसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल थी उसमें उन्होंने गाइडेंस दिया है कि बिटवीन 14 to 17% की ग्रोथ रेट का उन्होंने अनुमान लगाया कि ये हमारा एक टारगेट है।
देखिए बीच में ये बैंक काफ़ी प्रॉब्लम में इसलिए भी फंस गई थी क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट लोन्स पर फोकस करना शुरू किया था और वहाँ पर डिफॉल्ट होने की वजह से बैंक की हालत खराब हो गई। अभी फिर से अगेन वो रिटेल, एग्री और एमएसएमई पर फोकस करना शुरू कर दिया उन्होंने रिसेंटली। रिटेल में इन्होंने होम लोन्स पर भी अच्छा खासा फोकस किया है। पिछले 1 साल में अगर देखा जाए तो रिटेल लोन्स 25% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं, होम लोन 30% से बढ़े हैं, कार लोन इनके 47% और गोल्ड लोन 56% से इनके बढ़े हैं। वही कॉर्पोरेट बुक 15% से बढ़ी है, जो कि कंपेरेटिवली कम है और कम ही होना चाहिए, बिकॉज जब ये कॉर्पोरेट लोन ज़्यादा देते हैं ये प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। सो इट्स बेटर दे आर नॉट फोकसिंग ऑन कॉर्पोरेट लोन्स राइट नाउ। उससे पहले बैंक के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे कि बैंक बहुत ही कम होम लोन दिया करती थी। इनकी एक लिमिट थी 60-70 लाख रुपए की, इसके ऊपर ही होम लोन नहीं देते थे। बाद में इन्होंने रूल चेंज किया। अगर अब फिलहाल किसी को करोड़ों का बंगला भी बिल्ड करना है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र उनको लोन देने के लिए फिलहाल तैयार है। तो रिटेल कैटेगरी में और सिक्योर्ड लोन्स में ये बहुत अग्रेसिवली आगे जा रहे हैं। दैट इज़ वन पॉजिटिव। हाउसिंग लोन पर ये और अग्रेसिव जाना चाहते हैं और आपको बता दूं कि इंडिया में भी काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ रहे हैं। इनको एक चीज़ ये भी पता चली है कि बैंक्स के लिए, सरकारी बैंक्स के लिए फिजिकल प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो जब वो 2017-18 का टाइम था, बैंक एक्सपांशन पूरी तरह से रुक गया था। अभी अगर ब्रांच एक्सपांशन पर अगर आपको बताऊँ तो पिछले 3 सालों में इन्होंने 500 ब्रांचेस ऐड किए, यानी कि लगभग 170 ब्रांचेस एवरी ईयर। लेकिन अगले 5 सालों में इनका जो टारगेट है वो 1000 ब्रांचेस का है और 200 से 220 अगले 12 महीने में इन्हें ओपन करनी है। इसी के साथ गिफ्ट सिटी में भी इन्होंने अपना एक्सपांशन किया है, वहाँ से इंटरनेशनल बिजनेस पर जाने पर इनका फोकस है। तो ये सारी चीज़ें हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। एंड रिसेंटली जो एस राजीव है उनके बजाय नए यहाँ पर एक सीईओ आए हैं जिनका नाम है निधु सक्सेना। अब सक्सेना जी कैसे परफॉर्म करते हैं, पिछले कुछ 1-2 क्वार्टर तो काफ़ी अच्छे उन्होंने दिए हैं, आने वाले क्वार्टर्स में भी वो कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि रिसेंट टाइम में उनका जो ग्रॉस एनपी अगर देखा जाए तो विच इज़ इन वेरी वेल कंट्रोल। ग्रॉस एनपी फिलहाल कंपनी का 2 से भी नीचे है और वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से फॉर अ बैंक लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए, पीईजी रेशो के हिसाब से देखा जाए, पीबी रेशो के हिसाब से देखा जाए, तो इन सारे पॉइंट से ये बैंक मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। बट अगेन सीईओ चेंज हुए तो और 1-2 क्वार्टर में देखना पसंद करूँगा कि नया मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म करता है। बिकॉज सरकारी बैंक में मैंने ये देखा है कि मैनेजमेंट चेंज हो जाता है तो कंपनी की पूरी, वो जो बैंक या कंपनी उसकी पूरी लाइन ही चेंज हो जाती है। पहले वालों ने गड़बड़ की, दूसरे वालों ने पूरी तरह से कंपनी सुधारी, अब तीसरे वाले क्या करते हैं, इसके लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है। तो मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूँ। सो राइट नाउ कंपनी इज इन माई चेक लिस्ट। बहुत ही अच्छे से मैं कंपनी को देख रहा हूँ। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो ये 3 कंपनीज हैं जो मेरी चेकलिस्ट पे है। आशा करता हूँ कि जो डिटेल्स और सारी चीज़ें मैंने बताई वो आपकी रिसर्च को मदद करेगी। दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशन और समथिंग लाइक दैट। ऑल्दो वी आर सेबी रजिस्टर्ड, बट मैं जनरली उन चीज़ों में जाना नहीं चाहता। बस यही है कि मेरा एक मोटिव था कि उसके पीछे की लॉजिक्स क्या क्या चीज़ें मैंने देखी वो आप समझिए और आप उन्हें अपने एनालिसिस में, रिसर्च में यूज़ कीजिए। फिलहाल यहीं पर रुकते हैं, जाते थे हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट ज़रूर चेकआउट कीजिए, जहाँ पर आपको सीखने मिलेगा वैल्यूएशन के सारे पैतरे जो मैं जनरली यूज़ करता हूँ टू फिगर आउट द अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, और जो आपको एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्वेस्टर बनने में एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करते हैं। इट्स लाइक हेड्स यू विन एंड टेल्स यू डोंट लूज मच, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस कंपनी को बहुत कम वैल्यूएशन पर खरीदा है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो आपके रिस्क को काफ़ी कम करते हैं। तो ज़रूर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और वहाँ जाकर हमारे जो वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट का जो डेमो सेशन है उसे अटेंड कीजिए। वहाँ पर हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि क्या कुछ इस 3 महीने के वीकेंड लाइव प्रोग्राम में कवर होगा। सो सी यू देयर, बाय बाय, टेक केयर।